BAYC के इन्वेस्टर्स ने सदबी के साथ साथ पेरिस हिल्टन और जस्टिन बीबर पर किया कोर्ट केस। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर ने कस्टमर्स को दी फ्री NFTs जिन्हें नहीं किया जा सकता ट्रेड, और एडिडास ने लॉन्च की एक और डिजिटल NFT। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सदबी पर हुए कोर्ट केस से लेकर मैकडॉनल्ड्स की फ्री NFTs तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। NFT सेल्स किंग इथेरियम पिछले हफ्ते भी NFT सेल्स वॉल्यूम के आंकड़े में सबसे आगे रहा। इथेरियम ने 3.41% की बढ़त के साथ $65.5 मिलियन सेल्स जुटाई। तो वहीं $10 मिलियन NFT सेल के साथ दूसरे पायदान पर रही सोलाना, जिसके आंकड़ों में 8.31% का उछाल दिखा गया। तीसरे स्थान पर $8.5 मिलियन NFT सेल के साथ रही पॉलीगॉन, जिसके आंकड़ों में 39.39% की भारी गिरावट देखी गई। चौथे पायदान पर रही माइथोस, जिसने 4.85% की बढ़त के साथ $6.3 मिलियन की NFT सेल्स अपने नाम दर्ज की। पांचवें पायदान पर 11.67% की गिरावट के साथ $4.5 मिलियन NFT सेल्स बटोरी इम्यूटेबल एक्स ने। लगातार तीसरे हफ्ते बिटकॉइन NFTs टॉप 5 NFT सेल्स वॉल्यूम की लिस्ट से बाहर रही। कौन सच्चा कौन झूठा? जब NFT इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए डूब गए तो सदबी पर लगे संगीन इल्जाम। मुश्किलों में फंस गई है सदबीज होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि BAYC इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने उस पर केस कर दिया है। दरअसल 2021 में हुए एक ऑक्शन और साथ ही बोर्ड एप यॉट क्लब NFTs को प्रमोट करने के लिए सदबी पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुकदमा दायर करने वालों ने सदबी पर यह आरोप लगाया है कि इस ऑक्शन हाउस ने NFTs को मिसलीडिंग तरीके से प्रमोट किया है, और BAYC के क्रिएटर युगा लैब्स ने भी आर्टिफिशियली अपनी NFTs के प्राइसेस को इन्फ्लेट किया है। सदबीज के साथ साथ 30 और डिफेंडेंट्स का नाम इस लॉसूट में शामिल है। यहां तक कि जस्टिन बीबर और पेरिस हिल्टन जैसे सेलिब्रिटीज भी इस NFT कलेक्शन को प्रमोट करने के चलते केस में फंस गए हैं। सितंबर 2021 में सदबीज ने एक ऑनलाइन ऑक्शन में एक सिंगल बायर को $24 मिलियन के लिए 100 NFTs बेची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस NFT कलेक्शन के लिए प्री सेल एस्टिमेट $12 मिलियन से $18 मिलियन के बीच लगाया गया था। खैर, कोर्ट केस होने के बाद सदबीज ने CNN को ये बयान दिया कि उस पर लगे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और वो खुद को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर पेरिस हिल्टन और जस्टिन बीबर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस केस पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। वहीं युगा लैब्स के स्पोक्सपर्सन ने ईमेल के जरिए ये बयान दिया कि उन पर लगे तमाम आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इसका कोई फैक्चुअल बेस नहीं है। ना जाने NFT क्रिएटर्स की रॉयल्टीज को लेकर जंग कब तक खत्म होगी। कभी रॉयल्टीज की परसेंटेज बदलती रहती है तो कभी रॉयल्टीज पर ही रोक लग जाती है। OpenSea एक बार फिर क्रिएटर रॉयल्टीज को लेकर अपना रुख बदल रहा है। OpenSea ने अनाउंस किया है कि वो 31 अगस्त के बाद से नई कलेक्शन के लिए क्रिएटर रॉयल्टीज को ऑप्शनल कर देगा। OpenSea अपने ऑपरेटर फिल्टर जो क्रिएटर रॉयल्टीज एनफोर्स करता है उसे डिसेबल कर रहा है। हालांकि कुछ कलेक्शंस के लिए रॉयल्टी फीस मार्च 2024 तक जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद तमाम सेल्स के लिए ये फीस ऑप्शनल हो जाएगी। नवंबर 2022 में OpenSea ने एक ऑपरेटर फिल्टर लॉन्च किया था। ये एक ऐसा टूल है जो क्रिएटर्स को अपनी कलेक्शन पर रॉयल्टीज कमाने के लिए और ज्यादा कंट्रोल देता है। ये टूल क्रिएटर्स की कलेक्शंस को सेल के लिए उन्हीं Web3 मार्केटप्लेसेस तक सीमित रखता है जो सेकेंडरी सेल्स में रॉयल्टीज फी देते हैं। OpenSea का कहना है कि बावजूद इसके कि ये टूल क्रिएटर्स के लिए बेहद फायदेमंद था, क्योंकि इसे लागू करने के लिए पूरे Web3 इकोसिस्टम को इसे खरीदने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए OpenSea को ये टूल बंद करना पड़ रहा है। जाहिर है NFT कम्युनिटी में लोग OpenSea के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। तो वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि OpenSea के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान उन छोटे आर्टिस्ट को होगा जिन्होंने अपना बिजनेस ही रॉयल्टीज के इर्द गिर्द क्रिएट किया है। दूसरी तरफ OpenSea के CEO डेविन का कहना है कि क्रिएटर्स अपने काम और कला को मोनेटाइज करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ ही निकालेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रक्षिता फिलिप का। OpenSea अपने प्लेटफॉर्म पर रॉयल्टीज को ऑप्शनल कर रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? So I think the royalty debate has been happening for a while now.
If you like go back to the history of how NFTs happened and everything, the whole reason why artists got into the space the first time was they saw a chance of creating generational wealth with their art. At some point, like whenever an artist start off on their creative journey, they don't actually make crazy sales right in the beginning, unless there's some sort of prodigy or something like that. That kind of return comes later. So when you talk about artists like Beeple or Xcopy or like what do you call it, Twin Flames guy Jay Alvarez, like those guys actually made like serious profits through royalties from secondary sales. And that's how most artists like made serious money in the space. And when you take that aspect away, it's just disappointing to like artists, because I feel like they are the ones who built culture into NFTs. They are the ones who are bringing in the supply, right? And right now, when you talk about platforms, they are only focused on like bringing in more traders, being more scalable, being more profitable, and things like that. And those usually don't really align with like the benefit of the artists. So I think that's what's happening right now. And the way it looks like this is moving towards a direction where every project might have their own marketplace, because we just are not able to trust marketplaces to do what's good for the community. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर अपने कस्टमर्स को दे रहा है फ्री एनएफटीज, लेकिन फिर भी निराश है कस्टमर्स। क्यों? चलिए बताते हैं आपको। फास्ट फूड आइकन ग्रिमेज, जो एक टिकटॉक ट्रेंड की वजह से काफी फेमस हुआ था, वो अब सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स के गिव अवे प्रोग्राम के लिए एनएफटीज की दुनिया में दाखिल हो रहा है। 21 अगस्त को मैकडॉनल्ड्स की सिंगापुर चेन ने 2000 एनएफटी कलेक्टिबल्स लॉन्च किए, जिसमें ये पर्पल मॉन्स्टर फीचर किया गया, और वो भी कई अद्भुत एक्सप्रेशंस और एक्सेसरीज के साथ। इन एनएफटीज को सिंगापुर की मैकडॉनल्ड्स मोबाइल ऐप पर फ्री में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इन कार्टूनिश प्रोफाइल पिक्चर्स को मिंट करने के बाद ट्रेड नहीं किया जा सकता। खैर, खुशी की बात तो ये है कि ग्रिमेज एनएफटीज के ओनर्स को फ्यूचर में एक्सक्लूसिव ट्रीट्स के लिए एक्सेस मिलेगा। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर ने स्टार्टअप बैंडवैगन लैब्स और सुडोनिमस लोकल एनएफटी आर्टिस्ट द हिडन वॉल्स के साथ मिलकर ये प्रमोशन डेवलप किया है। ये एनएफटीज पॉलीगॉन पर मिंट की जाएंगी। हर एनएफटी एक सोल बाउंड टोकन की तरह काम करेगी, मतलब इसे जिस वॉलेट पर मिंट किया जाएगा वहां से किसी और वॉलेट में ट्रांसफर नहीं की जा सकेंगी, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट की कोई सेकेंडरी सेल्स नहीं होगी। ये पूरी तरह से मैकडॉनल्ड्स कस्टमर्स के लिए फ्री कीपसेक के तौर पर होगी। स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स के हाथ लग गया है एक हिट फॉर्मूला, तभी तो एक के बाद एक सभी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं अपनी डिजिटल एनएफटीज। स्पोर्ट्सवेयर अपैरल ब्रांड्स एडिडास ने हाल ही में जापानीज क्लोथिंग लेबल अ बेथिंग एप के साथ पार्टनरशिप की है। ये दोनों ब्रांड्स साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एनएफटी फ्रेश फोरम पास, जो फिजिकल स्नीकर्स और उसके स्टाइलिश डिजिटल काउंटर पार्ट्स के बेहतरीन यूनिक कॉम्बिनेशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। बेब की 30th एनिवर्सरी के अवसर पर ये फैशन ब्रांड्स मिलकर लॉन्च करेंगे फ्रेश फोरम स्नीकर्स के 100 पेयर्स की लिमिटेड कलेक्शन। बिडर्स एडिडास कलेक्ट वेबसाइट के जरिए बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बिडिंग 0.3 ETH की मामूली रकम से शुरू होगी। 22 अगस्त को शुरू हुई फ्रेश फोरम एक्सेस पास की इनॉग्रल ऑक्शन 25 अगस्त तक चलेगी। कलेक्टर्स 26 सितंबर से एक्सेस पास का इस्तेमाल कर अपने एक्सक्लूसिव स्नीकर्स पेयर और उसके डिजिटल ट्विन को क्लेम कर सकेंगे। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।